पूरी खबर में हादसे की वजह और मरने वालों का नाम नहीं था। पर इन सब कटिंग में सबसे ज्यादा सोचने वाली एक बात थी। ध्रुव को उन न्यूज़पेपर की कटिंग में एक नाम बार बार पढ़ने को मिला। वो नाम था तरुण काली। तरुण काली का नाम देखकर ध्रुव को अचानक तरुण माली का ख्याल आ गया, जो कि उस मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जहां निर्मला काकी को एडमिट कराया गया था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये दोनों नाम एक ही इंसान के थे? हालांकि विभाषा गांव से रिलेटेड हर इंसान मर चुका था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि तरुण काली और तरुण माली दोनों ही एक इंसान है। और अगर ध्रुव का शक सही है तो तरुण जिंदा कैसे बच गया? सारी खबरें पढ़ने के बाद हेम सिंह ध्रुव को विभाषा के बारे में जो कुछ जानता था सब बताने लगा। हेम सिंह ने भी शुरुआत में वही सब बताया था जो कि पेपर में लिखा हुआ था। उस समय सरकार गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करवाना चाहती थी, क्योंकि गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। वहां रहकर लोगों का बाकी दुनिया से जैसे कनेक्शन टूट सा जाता था। लेकिन एक गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करना कोई छोटी बात नहीं थी। गांव के लोगों को दूसरी जगह जाकर एक नया घर खरीदना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल था। गांव के अमीर लोग ही शिफ्ट हो सकते थे और उनके अलावा जो लोग बचे थे उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसी वजह से गांव के लोगों में लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि अगर गांव के कुछ लोग शिफ्ट हो जाते तो गांव में बिजली पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती। ऐसा होता तो बाकी लोग जो अब भी गांव में थे उनका रहना मुश्किल हो जाता। लड़ाई होने की वजह से गांव के जवान लोग तो गांव छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग गांव में ही रहना चाहते थे। लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि मामला पुलिस में चला गया था। इसी बीच गांव में वो तस्करी गैंग शुरू हो गई जो लोगों को बाहर भेजती थी। गैंग के लोग दावा करते थे कि अगर गांव वाले उनके साथ मिलकर विदेश जाते हैं तो वो आराम से पैसे कमा सकते हैं। उसी गैंग के झांसे में आकर यशिका का पति भी गांव छोड़कर चला गया था, क्योंकि यशिका का पति घर खरीदना चाहता था। घर खरीदने की चाहत इतनी ज्यादा थी कि उसने अपनी नई नवेली पत्नी को भी अकेला छोड़ दिया। यशिका का पति चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। यशिका के पति के जाने के बाद यशिका के घर में कोई आदमी नहीं बचा था। यशिका के साथ उसकी सास थी जो कुछ मदद नहीं करती थी। ऐसे में यशिका के जीवन में बहुत परेशानियां थी। ध्रुव ने जब तीसरे पेपर कटिंग को पढ़ा तो उसमें एक लड़की के सुसाइड की खबर थी। उस खबर में लड़की का नाम तो लिखा था, लेकिन ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि वो खबर जरूर यशिका के बारे में ही थी। ध्रुव उस ख्याल में इतना खो गया था कि ध्रुव को कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। ध्रुव को इस तरह खोया हुआ देखकर अच्युत चारण ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, कहां खो गए हो तुम? अपने दादाजी की आवाज से ध्रुव वापस होश में आ गया। थोड़ी देर के बाद अच्युत चारण ने हेम सिंह से इजाजत ली। ध्रुव ने भी हेम सिंह को वो किताब वापस देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हेम सिंह ने ध्रुव को वो किताब देते हुए कहा, इसे तुम ही रखो बेटा, मुझे उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएगी। मेरे पास तो इसका कोई काम नहीं है। ध्रुव ने उस किताब की तरफ देखा और कहा, आपने इतने सारे पेपर कटिंग क्यों संभाल कर रखे थे? हेम सिंह ने कहा, अब तुमसे क्या छुपाना बेटा, जिस लड़की की सुसाइड की खबर इसमें छपी हुई है वो लड़की पहले मेरे पास आई थी। वो हाँफ रही थी और बुरी तरह से जख्मी थी। वो मुझसे उससे बचाने के लिए कह रही थी। वो हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी कि मैं उसकी जान बचा लूं। लेकिन उस लड़की के पीछे काफी सारे लोग थे और मैं ठहरा बूढ़ा आदमी। आखिर मैं उसे बचाता तो कैसे? मैं आज तक उस पल को भुला नहीं पाया जब मेरे सामने एक लड़की मुझसे मदद मांग रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो लड़की मेरे घर से भाग गई क्योंकि काफी सारे लोग उसके पीछे थे। जब वो सब लोग वहां से चले गए तो मैंने बाकी गांव वालों से चुपके से मदद ली और पुलिस को कॉल किया। लेकिन 2 दिन बाद ही मुझे खबर मिली कि उस लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जब हेम सिंह ये बात बता रहे थे तब उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी।
ध्रुव हेम सिंह के चेहरे पर दुख देख सकता था। हेम सिंह ने कहा, मुझे आज तक उस बात का बुरा लगता है। मैं शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। खैर, इस हादसे के थोड़े समय बाद एक आदमी मेरे घर के बाहर इस किताब को रखकर चला गया था। मुझे आज तक नहीं पता चला कि ये किताब किसने रखी और क्यों रखी। वो आदमी बस किताब रखकर चला गया और मैं उसका नाम भी नहीं पूछ पाया। ध्रुव ने झटके से वो किताब पीछे खींच ली। ध्रुव और अच्युतचारण हेम सिंह के घर से निकल गए थे, लेकिन वो दोनों बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। पूरे रास्ते ध्रुव और अच्युतचारण ने एक दूसरे से बात नहीं की। ध्रुव ने आज तक भूतों का सामना किया था, डायनों से ध्रुव लड़ा है। खतरनाक से खतरनाक बुरी शक्ति से ध्रुव का पाला पड़ा था। लेकिन आज जब ध्रुव ने इंसानों की हैवानियत के बारे में जाना, तो ध्रुव को ऐसा लगने लगा कि भूत तो बेकार ही बदनाम है। उनसे ज्यादा निर्दयी तो इंसान खुद है। थोड़ी ही देर बाद ध्रुव अपने घर पहुंचने वाला था कि तभी ध्रुव को अपने घर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर ध्रुव तेजी से घर की तरफ भागा और पास जाकर ध्रुव को पता चला कि वो कोई और नहीं, निर्मला काकी का डॉक्टर तरुण माली था। उसे देखकर ध्रुव ने मन ही मन सोचा, ये यहाँ क्या कर रहा है। ध्रुव को देखते ही तरुण भी एक बार चौंक गया और तभी पीछे से ध्रुव के दादाजी भी आ गए। अच्युतचारण तरुण के बारे में जानते थे कि वो मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, लेकिन अच्युतचारण ने कभी भी तरुण को नहीं देखा था। अच्युतचारण को देखकर तरुण ने धीरे से ध्रुव से कहा, अकेले में बात कर सकते हैं क्या, प्लीज। ध्रुव ने तीखी नजरों से तरुण को देखा और कहा, ठीक है। ध्रुव तरुण के साथ घर से थोड़ा दूर आ गया। ध्रुव ने तरुण से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। घर से दूर आते ही तरुण के हाव भाव बदल गए। तरुण ने ध्रुव से ऊंची आवाज में गुस्से से पूछा, ये तुम हर जगह विभाषा गांव के बारे में क्यों पूछते फिर रहे हो। क्या तुमने हॉस्पिटल में निर्मला काकी से भी विभाषा गांव के बारे में पूछा था। तरुण की ऐसी बदतमीजी देखकर ध्रुव को भी गुस्सा आ गया। ध्रुव ने तरुण की तरह आवाज तेज करके गुस्से से कहा, हाँ, मैंने निर्मला काकी से पूछा था, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तुम्हारा भी इन सब से कुछ लेना देना है क्या। ध्रुव की तेज आवाज सुनकर तरुण समझ गया कि ध्रुव के साथ बदतमीजी करने से फायदा नहीं है। तरुण ने अपनी आवाज नीची की और कहा, काफी साल हो चुके हैं उस हादसे को, और वैसे भी जहां तक मुझे पता है तुम इतने सालों से गांव में थे भी नहीं ना। तो अब अचानक से तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है। ध्रुव का शक और बढ़ गया। ध्रुव ने तरुण से पूछा, क्या तुम मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हो। तरुण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारा घर ढूंढ रहा था, तो गांव के ही एक आदमी ने मुझे बताया। ध्रुव ने सोचा कि तरुण ऐसे तो कुछ नहीं कहेगा, इसलिए ध्रुव ने तरुण से कहा, ये सब छोड़ो, तुम सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन तरुण काली। तरुण ये नाम सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। तरुण ने ध्रुव से पूछा, तुम्हें यह नाम कैसे पता, कहां सुना तुमने ये नाम। ध्रुव ने तरुण की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर ध्रुव समझ गया था कि शायद ध्रुव का शक सही है। ध्रुव की चुप्पी देखते हुए तरुण ने कहा, अच्छा, तो तुमने वो अखबार पढ़ लिए होंगे, है ना। तरुण ने अपने हाथ बांधे और शांति से ध्रुव से कहा, एक काम करते हैं, एक डील कर लेते हैं। तुम्हें जो कुछ पता है तुम मुझे बता दो, इसके बदले में मुझे जो भी पता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, कैसा रहेगा। ध्रुव को तरुण ठीक आदमी नहीं लग रहा था, इसलिए ध्रुव ने तरुण से कहा, मुझे कैसे पता चलेगा तुम सच बोल रहे हो, और क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन मेरी काम की है या नहीं। और वैसे भी तुम्हें जो कुछ भी पता है उसका पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में क्या बात है तुम इस जन्म में तो नहीं जान पाओगे। तरुण को ध्रुव की ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। तरुण ध्रुव को घूर कर देख रहा था, लेकिन तरुण
ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए तरुण ने अपनी जेब से एक पेपर और पेन निकाला। तरुण ने उस पर कुछ लिखा और ध्रुव को वो कागज देते हुए कहा, ये लो, ये रख लो। अगर बाद में कभी तुम्हारा मन बदले तो काम आएगा। इतना कहकर तरुण तो वहां से चला गया और ध्रुव तरुण को देखता रहा। ध्रुव समझ चुका था कि तरुण माली और तरुण काली, इन दोनों का आपस में कुछ तो लेना देना जरूर है। ध्रुव ने अपने हाथ में पड़े कागज को खोला तो उसमें तरुण ने अपना नंबर लिखा था। उस नंबर को देखकर ध्रुव थोड़ा निराश हुआ और बोला, छे, मुझे लगा कोई जानकारी दी होगी इसने। हालांकि ध्रुव अब भी तरुण माली और तरुण काली के बारे में सोच रहा था। ये सोचते सोचते ध्रुव का सारा समय निकला और रात हो गई। उस रात जब ध्रुव की आंख लगी तो उसके सपने में यशिका आए। वो सपना भयानक था क्योंकि यशिका उस सपने में ध्रुव से मदद की भीख मांग रही थी। यशिका सपने में आग में जल रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी और अगले ही पल सपना बदल गया। उस दूसरे सपने में यशिका ध्रुव से कह रही थी कि ध्रुव, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव इन दोनों सपनों के बीच में लड़ रहा था कि अचानक से ध्रुव की नींद खुल गई और हाँफते हुए ध्रुव बैठ गया। ये पहली बार नहीं था जब ध्रुव को ऐसा कोई सपना आया हो। पहले भी तनिष्का ने आकर ध्रुव को सपने में सुराग दिए थे। ध्रुव यही सोच रहा था कि अचानक से ध्रुव के कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। ध्रुव ने देखा तो उसके दादाजी थे। अच्युतचारण ने चिल्लाकर कहा, अच्छा हुआ तुम जाग रहे हो। ध्रुव ने अपने दादाजी को ऐसे हाँफते हुए देखा तो ध्रुव उठ खड़ा हुआ और उसने दादाजी से पूछा, क्या हुआ दादाजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? अच्युतचारण ने कहा, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दादाजी से पूछा, क्या हुआ दादाजी? अच्युतचारण ने कहा, हेम सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये बात सुनते ही ध्रुव पूरी तरह घबरा गया। अभी तो ध्रुव हेम सिंह से मिलकर आया था और अभी ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। इस तरह अचानक सब कैसे हुआ? कहीं तरुण ने तो हेम सिंह को नहीं मारा, या फिर उस बुरी शक्ति का काम है जिसने ध्रुव को विभाषा गांव में बुलाया था? कैसे पता लगाएगा ध्रुव?